हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ और वो क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए आपकी लाइफ में दो इंसान हैं जिसमें पहला इंसान जो है वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, बहुत रिगार्ड आपको देता है और आपके जो भी एक्शंस आप लाइफ में लेते हैं उनको बहुत केयरफुली देखता है, मतलब उनको एक्सेप्ट भी करता है और कभी अगर उसको वो एक्शन आपका नहीं भी पसंद आ रहा है तो वो आपसे आके डिस्कस करना भी पसंद करता है। तो कहने का मतलब आप बहुत वैल्यूएबल हैं उस इंसान के लिए। आपके डिसीजन, आपके एक्शन, आपकी सोच, सब कुछ उसको उसके लिए बहुत वैल्यूएबल है, ठीक है। दूसरा वो इंसान है जो हमेशा आपको क्रिटिसाइज करता है, जिसके लिए आप कुछ भी करें उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, मतलब आपकी जो एग्जिस्टेंस है उसको फर्क नहीं पड़ता उस बात से। और मान लीजिए वो आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करता है कि आप सोशली मान ली गैदरिंग में अगर आप कहीं बैठे हैं तो ना ही कोई रिस्पेक्ट है, ना ही आपके लिए किसी तरीके का कोई सेंटिमेंट है उसके मन में। तो मुझे ये बताइए कि आपको जो पहला इंसान है वो आपको ज़्यादा पसंद आएगा या दूसरा जो इंसान है वो आपका फेवरेट होगा? डेफिनेटली मोस्टली सभी लोग पहले इंसान को पसंद करेंगे। हर किसी को रिस्पेक्ट चाहिए, ठीक है। हर कोई चाहता है कि मुझे रिगार्ड मिले, मेरी तरफ लोग ध्यान दें, मुझसे बातें करें, मुझे सजेशन दें या फिर मैंने कोई अच्छा काम किया है तो मुझे अप्रिशिएट भी करें, राइट। तो एज एन एडल्ट अगर हमें ये इस तरह की चीज़ पसंद आती हैं तो डेफिनेटली अगर हम छोटे बच्चे की बात करें तो उनको भी शायद इसी तरह की फीलिंग वो अपने मन में रखते होंगे और उन्हें भी रिस्पेक्ट, रिगार्ड, ये सब चीज़ें पसंद आएंगी। ये सोचने बहुत गहरी बात है जिसपे ज़्यादातर लोगों का ध्यान नहीं जाता है। अब ऐसा है कि हम जैसे बड़े हैं, हम एडल्ट हैं, हमें एक लैंग्वेज आती है, हमें अपनी बात कन्वे करनी आती है। तो अगर हमें रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है तो हम उस इंसान को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं या हम उससे डायरेक्ट बोल भी देते हैं कि एक्चुअली मैं शायद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती हूँ या नहीं रखता हूँ। तो इस तरह से डिस्कशन भी किया जा सकता है या इग्नोर भी किया जा सकता है, राइट। मतलब हम समझ पाते हैं कि ये सामने वाले के साथ में हमारा कनेक्शन कैसा बनेगा। दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज। अब अगर हम बात करें 0 to 5 years के बच्चे के लिए जिसके पास मान लीजिए लैंग्वेज बहुत अच्छी डेवलप नहीं हुई है, ठीक है। और पर रेस्पेक्ट और रिगार्ड तो उसको भी चाहिए। अब वो आपसे बता नहीं सकता कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है या उसको किस तरह के इमोशंस अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। पर एज एन एडल्ट उसको भी वो चीज़ें पसंद आती हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हम कई बार इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा ओवर कंट्रोल करते हैं, राइट। कुछ एग्जाम्पल्स मैं अभी दूंगी जिससे आपको खुद महसूस होगा कि मैं इस बात को क्यों बोल रही हूँ और हमें कहाँ पर चेंजेस करने की ज़रूरत है। जो पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ तो पेरेंट्स को कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्लेक्सिबल और कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट की ज़रूरत है बच्चों को देने के लिए। एग्जाम्पल्स ऐसे होंगे कि मान लीजिए मैंने एक शीट पर ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है जिससे आप जल्दी से उस बात को समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक मैंने फ्लावर ड्रॉ किया है, दिस इज द फ्लावर, राइट। अब ऐसा है कि बच्चे को इस फ्लावर में कलर करना है, करेक्ट। अभी यहाँ पर ऑरेंज कलर होगा और लीव्स में ग्रीन कलर होगा, करेक्ट है। अब आपका बच्चा पहले चाहता है कि वो ऑरेंज कलर फिल करना चाहता है, राइट। और आप चाहते हैं कि बच्चा पहले लीव्स को कवर करे, करेक्ट। तो ऐसा है कि आप तो लीव्स के लिए ग्रीन कलर पकड़ा रहे हैं पर वो आपसे क्या चाहता है, ऑरेंज कलर चाहता है, ठीक है। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, लीव्स भी पहले की जा सकती हैं, ऑरेंज कलर भी पहले किया जा सकता है। पर अगर अगर आप अपने बच्चे की बात रखेंगे, अगर उसके चॉइस के अकॉर्डिंग उसको अगर ऑरेंज कलर चाहिए और अपनी बात को आप नीचे रखते हुए बच्चे की बात को अगर ज्यादा प्रेफरेंस देंगे तो उसे लगेगा कि आपने उसकी बात को माना। तो उसे वहां पे बहुत अच्छी फीलिंग आती है क्योंकि बच्चा तो इतनी सी ही बातों से बहुत खुश हो जाता है। उसके लिए ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जो वो चाहता था वो आपने किया। तो बेसिकली यहाँ पे आपने थोड़ा अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हुए बच्चे की बात को आगे रखा, करेक्ट। अच्छा, अब एक दूसरा ये एक एग्जाम्पल है यहाँ पर लेटर ए और लेटर पी मैंने लिखा हुआ है। मैं बताती हूँ मैंने ये क्यों लिखा हुआ है। अक्सर ये मिस्टेक गार्जियन से तो होती ही है, आजकल टीचर्स भी इस तरह की बात करते हैं तो काफी एक्चुअली फनी लगती है समटाइम्स। अब जैसे क्या है कि जैसे ये लेटर ए है, दो बच्चे हैं, दो बच्चों का लिखने का तरीका अलग हो सकता है, ठीक है। अब इस लेटर ए में लिखने के दो तरीके हो सकते हैं। कोई पहला बच्चा ऐसे लिख सकता है कि ये
कर्व वो पहले ड्रॉ करे और उसके बाद सेकेंडली वो ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके ऐसे करे, ठीक है। दूसरा बच्चा कैसे लिख सकता है, पहले वो लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करे और फिर उसके बाद वो कर्व ड्रॉ करे। दोनों ही मेथड ठीक है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अक्सर टीचर्स को भी मैंने ऐसे देखा है कि अगर बच्चा पहले परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता है या मान लो कर्व ड्रॉ करता है तो वो उसके अपोजिट कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे करो। सेम वे पी के साथ भी है। मान लीजिए कोई बच्चे को परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके बाद में कर्व बनाना पसंद है, ठीक है, या पहले कर्व बना के बाद में परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना पसंद है। दोनों ही मेथड करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों ही मेथड में। पर कुछ टीचर्स का ये रहता है कि पहले लाइन ड्रॉ करो उसके बाद में कर्व बनाना, ठीक है। अगर आपने पहले कर्व बना दिया तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, वो प्रॉब्लम हो सकती है। जबकि बच्चे को लिखना आता है, बच्चा अच्छा लिख सकता है, पर फिर भी उसको कट करके अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। बच्चे की फ्लेक्सिबिलिटी जिस तरीके से लिखने में है आप उसको लिखने दीजिए। अगर कोई ऐसा आपको लगता है कि अच्छा नहीं दिख रहा है, मिस्टेक है, डेफिनेटली उसको सजेस्ट कर सकते हैं। पर अगर आपको आउटपुट ठीक मिल रहा है तो आपको उसके मेथड से क्या प्रॉब्लम है। मतलब ये बहुत अजीब सी बात है, जस्ट बिकॉज कि आपको अपना ईगो सेटिस्फाई करना है कि जो मैं मेथड बता रही हूँ वो कंपलसरी है और सबको वही फॉलो करना है। दो लोग एक तरीके से काम करें ऐसा जरूरी नहीं है, सबकी अपनी यूनिकनेस है, उस यूनिकनेस की रेस्पेक्ट करने की भी जरूरत है। सेम वे एक और एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जैसे मैथमेटिक्स में छोटे बच्चों को काउंटिंग सिखाई जाती है। सपोज एक पेपर पे 8 कप्स ड्रॉ कर रखे हैं, बच्चे को बोल दिया गया काउंटिंग करने के लिए। इनिशियली ईयर्स में क्या होता है कि हम उसको क्रॉस करते हैं। जब हम काउंटिंग सिखाते हैं बच्चों को तो हम उन्हें कहते हैं कि आप क्रॉस करते जाओ, जिससे आप भूलोगे नहीं कि पिछला नंबर आपने क्या बोला था और वो कवर हो चुका है, ये भी आपको याद रहेगा, करेक्ट। सो क्या होता है कि कुछ बच्चे इतने फास्ट होते हैं कि वो क्रॉस करने की बजाय उनका फिंगर पॉइंटिंग जो होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो उसी से करेक्ट आंसर दे सकते हैं। अब मान लीजिए 2 बच्चे हैं, पहले बच्चे ने बिल्कुल एज इट इज क्रॉस करके आपको आंसर दे दिया। अब आपने दूसरे कुछ बच्चे से सेम क्वेश्चन पूछा तो उसने फिंगर यूज करके उस आंसर को दिया, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 आंसर करेक्ट है, मेथड डिफरेंट है। अच्छा, टीचर और गार्जियन को कभी कभी क्या प्रॉब्लम होता है, मैंने क्रॉस करने के लिए बोला था ना, तुमने ऐसे पॉइंट क्यों करा इसके ऊपर, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, अब तुम क्रॉस करके आंसर दो। तो बच्चा कई बार ऐसा महसूस करता है क्या मैंने कुछ गलत किया है, क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो करेक्शन तो कर देता है आपके अकॉर्डिंग, पर आपने कहीं ना कहीं उसकी कॉन्फिडेंस को हिलाया, क्योंकि आपने इतनी जोर की डांटा उस बात के लिए कि उसे समझ नहीं आता कि उसने गलती की क्या थी। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो जो दूसरा भी मेथड है उसको एक्सेप्ट कीजिए, और अगर चेंजेस लाने भी हैं तो उसने जो जैसा किया उसको अप्रिशिएट कीजिए। उसके बाद आप दूसरा मेथड जो आपका मतलब मेथड जो आप फॉलो करना चाहते हैं उसको भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। पर कट मत कीजिए कि नहीं 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 ऐसा नहीं करना था, ठीक है। और लास्ट में मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। मान लीजिए आपका बच्चा आपकी ग्लास की टेबल है घर में, जो कि ऑब्वियसली टूटने का बहुत डर होता है। जहां पर बच्चे छोटे होते हैं तो पेरेंट्स को हमेशा ये लगता है बच्चा इसके ऊपर चढ़ ना जाए, बच्चा कुछ तोड़ ना दे, इसके ऊपर कुछ हैवी ना रख दे। तो ग्लास की टेबल्स को लेके अक्सर लोग बहुत कॉन्शियस रहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपका बच्चे ने 2 स्टिक्स ले रखे हैं और वो उसके ऊपर प्ले कर रहा है और साउंड कुछ इस तरीके की आ रही है, टक टका टक टक टका टक टक टका टक टक टका टक। सो वो रिदम उसके माइंड में चल रहा है, करेक्ट। तो आपका बच्चा जिस म्यूजिकल रिदम को एक्चुअली एंजॉय कर रहा है, आपने उसके साथ एंजॉय करने के बजाय आपने उसको रोका, डांटा और उससे कहा कि ऐसा मत प्ले करना, ये ग्लास तो टूट जाएगा, तुम ऐसा कभी मत करना, मैं तुम्हें बहुत मारूंगी, ठीक है। ये आपका रिएक्शन है। बच्चा एकदम घबरा गया बुरी तरीके से कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है, ठीक है। आपने उसके जो एंटरटेनमेंट का जो तरीका था उसमें आपने ज्वाइन नहीं किया उसके साथ, आपने अपना कनेक्शन नहीं बैठाया है उस पॉइंट पे, आपने उसे डरा दिया है, धमका दिया है, और अल्टीमेटली आप चाहते हैं कि जैसा आप चाहें वैसा ही बच्चा करे। और करा क्या जा सकता था, मैं ये नहीं कहती कि आप भी आकर उस ग्लास के ऊपर कुछ बजाना शुरू कर दें और उसको कोई
ऑड बिहेवियर या कोई नेगेटिव बिहेवियर सिखाने के लिए फोर्स करे, मैं ये इस चीज के फेवर में नहीं हूँ। पर आप उस एक्टिविटी को ज्वाइन कर सकते थे। आप क्या कर सकते थे, आप उसका कोई ज्योमेट्री बॉक्स लेकर आते या कोई मेटल का कोई ऑब्जेक्ट लेकर आते जिसको बजाने पर वैसा ही साउंड, तेज साउंड प्रोड्यूस हो। आप उसको उस टेबल के ऊपर रख सकते थे और आप और 2 स्टिक्स लेकर आते और सेम टाइप की साउंड बच्चे के साथ ज्वाइन करके प्ले करना स्टार्ट कर सकते थे। ठीक है, और बच्चे से बोल सकते थे कि हम ग्लास के ऊपर ना बजा के अगर तुम्हारी ज्योमेट्री बॉक्स के ऊपर बजाएंगे तो और भी ज्यादा मजा आएगा। करेक्ट है, और सेम साउंड आप भी निकालने की कोशिश करते जैसा बच्चा प्ले कर रहा है। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि बच्चे को बहुत अच्छा लगता है कि जिस तरह का रिदम उसके दिमाग में था आपने भी वो प्रोड्यूस करा, आपने समझा उस रिदम को और आपने कहीं ना कहीं अप्रिशिएट किया बच्चे के एंटरटेनमेंट के तरीके को। करेक्ट है, और आपका वहां पे बन गया एक इमोशनल बॉन्ड बच्चे के साथ में। ठीक है, आपने उस एक्टिविटी को किया और उसमें आपने करेक्शन भी किया, उसको ये भी समझाया कि हम ग्लास टॉप के ऊपर नहीं बजाएंगे, हम किसी और मेटल के ऑब्जेक्ट पर बजाएंगे क्योंकि ग्लास टॉप जो है वो टूट सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम से बच्चा अगर बजाने चाहे, सेम तरीके की साउंड को प्ले करना चाहे, तो वो अगेन ज्योमेट्री बॉक्स लेके आएगा और फिर वो प्ले करना शुरू कर देगा क्योंकि वो जान चुका है कि मम्मी ने इस तरह से बजाया था और शायद ये बेस्ट मेथड है। तो सामने वाले की फीलिंग्स की आपने रेस्पेक्ट की और आपका बच्चा समझा कि मेरी मम्मी इस तरह से चाहती है, उसने अपने आप को भी करेक्ट किया क्योंकि आपने अपना इमोशनल बॉन्ड वहां पे बना लिया था बच्चे के साथ में। तो जिस तरह से आपका बच्चा खेलना चाहता है, अगर आप उस तरह से उसके साथ खेलेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड होगा। फिर आप भी जो काम उससे करवाना चाहते हैं वो आपके अकॉर्डिंग करेगा क्योंकि वो जानता है कि आप उसको बहुत रिस्पेक्ट, बहुत रिगार्ड देते हैं। ठीक है, मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे इस तरह से लिखते हैं, मतलब हर बच्चे का जो पेंसिल पकड़ने का जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है। नॉर्मली स्कूल में बहुत फोर्स किया जाता है कि आपका थंब, आपका इंडेक्स फिंगर, आपका मिडिल फिंगर, तीनों बिल्कुल ऐसे पकड़े होने चाहिए पेंसिल को। ये वाली फिंगर आपके नीचे ना हो जाए, नहीं तो आपकी हैंडराइटिंग बहुत खराब हो जाएगी। मैं सही बताऊं, मेरा जो मिडिल फिंगर है ये हमेशा नीचे की तरफ ही रहता है। मैं ऐसे करके पेंसिल नहीं पकड़ सकती, मुझे बहुत पेन फील होता है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और मेरा हैंडराइटिंग काफी अच्छा बताया जाता है बाकी लोगों के द्वारा। मुझे नहीं पता कि मैं कितना अच्छा लिखती हूँ, पर लोगों को मेरा हैंडराइटिंग बहुत पसंद आता है। पर मेरा लिखने का तरीका वैसा नहीं है कि अकॉर्डिंग टू एकदम टीचर्स वाला। ठीक है, एक लड़की को मैं पढ़ाती हूँ, वो इतना अजीब तरीके से पेन पकड़ती है कि आप कहेंगे ये पेन होल्ड कैसे कर लेती है इस तरह से। वो कुछ इस तरह से पेन पकड़ती है और पेन बीच में होता है और उसका हाथ कुछ इस तरीके से होता है। पर अगर आप उसका हैंडराइटिंग देखेंगे, इतना अच्छा लिखती है वो लड़की कि मुझे ऐसा लगता है मुझे भी उसके जैसा लिखना चाहिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि हर किसी का पेंसिल पकड़ने का तरीका, बोलने का तरीका, खेलने का तरीका डिफरेंट होता है। उस डिफरेंस की रिस्पेक्ट कीजिए। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग हर चीज को कन्वर्ट करने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, बच्चा यूनिक है और उस यूनिकनेस को सेलिब्रेट कीजिए, चेरिश कीजिए। बच्चा आपसे कनेक्टेड होगा और जो आप बच्चे से करवाना चाहेंगे डेफिनेटली बच्चा करेगा क्योंकि आपने उसके साथ अपना बॉन्ड बना लिया है। तो फाइनली इन द लास्ट आई वुड लाइक टू से 2 की पॉइंट्स है, फ्लेक्सिबिलिटी, रिस्पेक्ट। ये अगर आप देंगे इमोशनल बॉन्ड बनेगा बनेगा बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ में। नमस्कार।